नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। पर्यावरण की बात हो तो प्रदूषण का जिक्र आ ही जाता है। स्वच्छ हवा सभी को चाहिए, पर फिर भी हर वर्ष धुआं सा छा ही जाता है। आजकल दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हाल सभी का कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि हवा में पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। मरीजों की लंबी कतारें हैं अस्पतालों में, विशेषज्ञों की जटिलताएं भी बढ़ रही हैं और बहुत से लोग हैं जिन्हें कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। गले में खराश से लेकर गंभीर परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे हो इससे बचाव और क्या कर सकते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए, ये समझेंगे विशेषज्ञों से। इस जहरीली हवा का क्या प्रभाव हो रहा है हमारे स्वास्थ्य पर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बढ़ते वायु प्रदूषण से सेहत के लिए खतरे भी बढ़ जाते हैं। हर तरफ छाई जहरीली धुंध, जिसकी वजह से आंखों में जलन, सिर दर्द, गले में खराश और एलर्जी जैसी समस्याओं के मामले काफी बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में रोगियों की संख्या भी। वायु प्रदूषण का असर सिर्फ श्वसन समस्याओं तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय तक वायु प्रदूषण के अधिक स्तर के कारण कई दुष्प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से श्वसन रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्ट्रोक, ऑटो इम्यून डिजीज और कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इससे बच्चों का विकास प्रभावित होता है और उन्हें भविष्य में कई बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। आवश्यक है कि वायु में प्रदूषण का अधिक स्तर होने पर बाहर न जाएं। बाहर जाना जरूरी हो तो मास्क अवश्य लगाएं। साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी है, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जहां तक हो घर पर ही रहें और खास तौर पर श्वसन समस्या या कोई अन्य बीमारी के लक्षण होने पर उन्हें नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत विशेषज्ञ को दिखाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। वायु प्रदूषण के खतरे को कुछ और समझते हैं और जानते हैं विशेषज्ञों से कि कौन सी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा इससे हो सकता है और अगर कोई समस्या हो तो ऐसे में करना क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर अमित गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स, मदरहुड हॉस्पिटल। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या सभी के लिए है, तो इसके सॉल्यूशंस यानी समाधानों के विषय में भी हम सभी को मिलकर सोचना है। इस विषय से संबंधित अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि वायु प्रदूषण किस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। सबसे पहले डॉक्टर नीरज गुप्ता, वायु प्रदूषण का जिक्र आता है तो सबसे पहला जो जहन में नाम आता है वो है रेस्पिरेटरी इलनेसेस, किसी तरह के श्वसन रोग और श्वसन समस्याएं। अगर संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करें, कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं इसे हमारे स्वास्थ्य के लिए? नमस्कार। आपने अपनी जो क्लिप में दिखाया काफ़ी कुछ वही सत्य है और वायु प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर होता है। ये बात 2005 में WHO द्वारा भी क्लियरली बताई गई और उसी के बाद शायद हम जागरूक होना शुरू हुए हैं। बहुत सारी स्टडीज़ भी आ गई हैं और ये बात बहुत क्लियरली बताई गई है कि प्रदूषण से हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा असर होता है। क्या क्या बीमारी होती हैं? सबसे ज़्यादा जैसे इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, COPD है, एक्सेसरबेशंस ऑफ एज़मा है, इस प्रकार की और अन्य बीमारियां होती हैं और कैंसर्स। इसके अलावा जो हमारा जो इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो तो है ही। अब इन प्रदूषण से जो हो रहा है हमारे शरीर पे, तो वो ज़रूरी नहीं कि सभी जो प्रदूषण के जो पार्टिकल्स हैं या जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको हम कह सकते हैं कि जहरीली हवा कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, उनका एक जैसा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें पार्टिकल मैटर मानते हैं, पार्टिकल मैटर 2.5 या 10। और इसके अलावा कुछ गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और बेंजोपायरीन्स। इस तरह के बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो कि इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे ही हमारे स्वास्थ्य पे असर करते हैं जी। इसका आपने जैसे अब क्लिप में भी दिखाया कि सिर्फ सांस के रास्ते की या सांस की ही बीमारियां नहीं होती हैं, और भी शरीर में बीमारियां हो सकती हैं। जैसे डायबिटीज़ भी है, अल्जाइमर डिसीज़ भी हो सकती है,
ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ। जी। जहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम का संबंध है, इसका इस पर डायरेक्ट प्रभाव होता है। प्रदूषण के जैसे जैसे बढ़ना शुरू होता है उसी प्रकार से नाक कान गले में इरिटेशन होती है, अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। जी, और वल्नरेबल पॉपुलेशन में डॉक्टर अमित गुप्ता नवजात शिशु, छोटे बच्चे सभी आते हैं। एक तो उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, और जाहिर तौर पर क्योंकि सभी अंग फेफड़ों से लेकर सब कुछ अभी विकसित अवस्था में है कि विकास हो रहा है, एक लंबा लाइफ स्पैन उनके आगे है। किस तरह से देखते हैं दुष्प्रभाव जो होंगे बच्चों को? शॉर्ट टर्म में जो समस्याएं इस मौसम में आपको बढ़ती नज़र आ रही हैं, और लंबे समय में क्या जो है दुष्प्रभाव बच्चों पर देखे जा सकते हैं? किरण जी, बिल्कुल सही, जैसा नीरज सर ने कहा है, इन बच्चों को शुरुआत में जब पैदा होते हैं तभी से अगर शुरुआत से ही देखा जाए कि ये लोग इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, लॉन्ग टर्म में उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। श्वास रोग में परेशानी, एलर्जी, एस्थमा, ये चीज़ें बढ़ती हैं इन बच्चों के साथ। बिल्कुल क्लियरली देखा गया है ये बच्चे अपना स्कूल लॉस करते हैं, तो मेंटल एबिलिटी, बिहेवियरल इश्यूज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी। पढ़ाई लिखाई उनकी छूटती है, बार बार स्कूल जाना बंद होता है, इस कारण इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि जैसे बॉस ने बताया, कैंसर हुआ, एस्थमा हुआ, ये सब चीज़ों में होती है। साथ के साथ जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें भी बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि लो बर्थ वेट और प्रीमेच्योर बर्थ के संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो शॉर्ट टर्म तो बच्चों को लंग्स के इश्यूज लाइक एस्थमा होना, लाइक एलर्जी होना, लाइक आँखों में जल होना होता है, बट लॉन्ग टर्म में उनको स्कूल छूटने की वजह से कॉग्निशन प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ इश्यूज, से सारी चीज़ें हो सकती हैं। जी, और ये भी कहा जाता है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके जो लंग्स हैं जितना डेवलप होना चाहिए या उनकी क्षमता जितनी होनी चाहिए वो भी नहीं होती, तो बड़ी समस्या है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, प्रोग्राम के शुरुआत में ही एक सवाल आ गया है, विकास जी हैं जिन्होंने मेल किया है, और उन्होंने सबसे अहम सवाल पूछा है, हाउ टू क्लीन द एयर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की हवा को साफ करने का क्या तरीका है? हालांकि जो है सभी की जिम्मेदारी है, ऐसी जो अवस्था है क्या किया जा सकता है? हम प्रिकॉशंस की बात करेंगे, लेकिन वो उपाय जो एक आम व्यक्ति से लेकर समूह, सोसाइटी, सभी लोगों को करने चाहिए। देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है, और ये सवाल हमारे ही नहीं सभी के जहन में है, और कुछ मुश्किल भी है। हाँ, अगर इतना आसान होता तो शायद हम आज ये प्रश्न ना उठाए होते। प्रश्न इसका है कि क्या प्रदूषण को कम करने का क्या उपाय है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि प्रदूषण हो क्यों रहा है। मुख्य अगर कारण दिखाए तो 3 कारण होते हैं। एक इसको हम कहते हैं कंबस्चन, यानी कि जो हम जलाते हैं चीज़ें, चाहे वो कोयला जलाना, लकड़ी जलाना, किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो पावर के लिए हो या अपने घर में खाना बनाने के लिए हो, ये कंबस्चन है। दूसरा वेहिकुलर कंबस्चन होता है, जिससे वेहिकुलर ट्रांसपोर्टेशन जो हम यूज़ करते हैं वो भी वेहिकुलर कंबस्चन में आता है, वो भी एक प्रदूषण का कारण है। तीसरा कारण होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के कारण जो प्रदूषण प्रोड्यूस होता है। चौथा होता है जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन में वेस्ट में प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अगर सपोज़ हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जलाना बंद कर दें, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब चाहे वो जलाने का कारण चाहे बेसिकली रिलीजियस भी हो सकता है, या हमारा जो जैसे एग्रीकल्चरल हम जला रहे हैं वो, अगर हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और इसके अल्टरनेट मीन ढूंढें तो शायद हम इस प्रदूषण को कम भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे एनवायरनमेंट पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर टेम्परेचर, तापमान कम हो रहा है या हवा की स्पीड कम हो रही है तो नेचुरली बात है कि वो उसका इम्पैक्ट भी साथ साथ रहेगा। तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सभी को योगदान देना है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसीलिए सभी की समस्या है तो सभी को साथ मिलकर चलना होगा। एक कॉलर है फिलहाल हमारे साथ, महाराष्ट्र से अनुराग जी हैं जिन्होंने फ़ोन किया है। बहुत स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। हाँ सर, अभी विंटर में अनुराग जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। हेलो, हम जो बाइक लगता चलाते है हैं हमसे संपर्क अभी। हेलो जी हाँ, हम बाइक जब चलाते हैं ऐसे रोड पे तो वहाँ पे जी, जो पोल्यूशन रहता है हमें जो मॉर्निंग पैनल में, की तरफ से बताया जा रहा है कि जब वो सड़क पर चलते हैं तो उनको जो है विस्परिंग साउंड आती है, जो आवाज रहती है, तो क्या इसके लॉन्ग टर्म कोई खतरे हो सकते हैं? डॉक्टर नीरज गुप्ता, किस तरह से एड्रेस करना चाहेंगे इनकी क्वेरी को? सड़क पे चलना और नॉइज़ विस्परिंग में, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, शायद इस बात को कहना चाह रहे हैं कि वो जो
हवा की गति से जो धूल मिट्टी का उड़ना है, या फिर उससे जो हमारे श्वास के अंदर जाने के बाद जो वीजिंग साउंड हो रही है, शायद दोनों में से कुछ कन्फ्यूजन लगता है मुझे। मुझे लगता है कि वीजिंग की बात कर रहे हैं कि जब चलते हैं रोड पर तो शायद वीजिंग होती है इन्हें, तो किस तरह से वायु प्रदूषण से इसका कंसर्न हो सकता है, और अगर वीजिंग है क्या इसको चिंता का संकेत माना जाए? हाँ, देखिए, वीजिंग का मतलब यह है कि सांस के रास्ते में सूजन है, उसमें स्पैज़म हो रहा है, जो कि सीधा सीधा संबंध इसका है कि जो सांस के रोगी हैं, जो सांस के व्यक्ति जिनको सांस की तकलीफ पहले से चल रही है, उनके लिए ये प्रदूषण बहुत ही घातक होता है। उससे तुरंत उनकी एक्सेसरबेशंस बढ़ते हैं। ये पार्टिकुलेट मैटर से भी बढ़ते हैं और गैसेस से भी बढ़ते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली स्टडीज़ में बताया गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बढ़ने से भी लगभग 53% एमरजेंसी विजिट्स बढ़ने लगे हैं। और जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और साथ ही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जो स्पैज़म्स होता है उसकी वजह से वीजिंग होती है। तो जो व्यक्ति पहले से जैसे दमा के पीड़ित हैं या COPD के पीड़ित व्यक्ति हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो अपना इलाज जारी रखें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार जिस प्रकार जैसे इनहेलर या बताया गया है या जो भी दवा बताई गई हैं उसको रेगुलर लें और कोशिश करें कि वो इस प्रदूषण, स्मॉग, फॉग, जो भी जिससे भी इनका एक्सपोजर से इनकी तबीयत ख़राब होती है उससे बचें जी। इसके बिना और कोई तरीका नहीं है। अगर निकलना फिर भी पड़ता है तो कोशिश करें कि अगर मास्क लगा सकते हैं तो कुछ प्रिकॉशन मिल सकती है, लेकिन 100% वो नहीं बच सकते उससे। जी, यही सवाल को आगे बढ़ाना चाहेंगे डॉक्टर अमित। बच्चों का जब जिक्र आता है तो बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे जो हैं, मास्क उनको नहीं लगाया जाता। हालांकि आजकल इस जो एरिया है इसमें स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन बच्चे ज़ाहिर तौर पर घर पर नहीं बैठते हैं। किस तरह के प्रिकॉशंस रखे जाएं, क्योंकि बच्चों को बाहर जाने से रोकना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या आप पेरेंट्स को बताना चाहेंगे कि क्या जो प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां हैं, वो रखें जिससे जो प्रदूषण का असर है वो कम से कम हो बच्चों पर? बिल्कुल सही, जैसे बॉस ने बताया कि पहले तो हमारी ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि घर के अंदर ही पोल्यूशन कम रखें, चीज़ें कम जलाएं, ये धूल और धुड़क्का सारी चीज़ें कम करें। घर के मैट्स हैं, पर्दे हैं, उनको रेगुलरली धोएं जिससे कि डस्ट ना लगे, उसमें वैक्यूम करें। ये छोटी छोटी चीज़ें कोशिश करें कि जिस वक्त हमारे AQI बहुत ज़्यादा ख़राब है बच्चों को बाहर ना भेजें। दोपहर का समय एक होता है जिस वक्त कि थोड़ा बेटर हो सकता है, तो बच्चों को थोड़ा बाहर उस दौरान भेज सकते हैं। कोशिश करें बच्चों को अगर घर पर हैं तो उनको खूब अच्छा खान पान दें, लिक्विड डाइट अच्छे से रखें, उनका सेहत अच्छा रहेगा। इस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे अगर घर पर हैं तो कृपया कर उसको मोबाइल और TV ज़्यादा ना दें। उनको किसी ना किसी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें जिससे कि बच्चे को कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव चलता रहे। अपने घर में अगर रेगुलर योगा कर रहे हैं आप लोग, अपने बच्चों को साथ बैठाकर कुछ योगा कर रहे हैं, एक तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बच्चों को इम्यूनिटी प्रदान करती है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को जिनको घर पर रखा है आप किसी ना किसी तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते रहें जिससे कि उनके फेफड़ों को हेल्प मिलती है। कोई खेल लगें, जिस तरह से सपोज़ करें जस्ट अनुलोम विलोम कर रहे हैं आप लोग बैठकर, बच्चों को एक प्यार मोहब्बत से बैठाते हुए साथ में एक्सरसाइज कराएं। ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे इनको हेल्प मिल सकती है। जी डॉक्टर अमित, अक्सर होता यह है कि जब बच्चों को कोई समस्या शुरू होती है, आजकल दवाओं का जो प्रयोग है वो काफ़ी चलन में है और इस तरह से सर्कुलेट होती हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर कि सभी के पास इंटरनेट के माध्यम से जानकारी होती है कि किस समस्या के लिए क्या दवा देनी है। सेल्फ मेडिकेशन काफ़ी होता है, या ये भी बता दिया जाता है कि हमारे बच्चे को ये समस्या थी, इससे फ़ायदा हुआ, आप लीजिए। अगर बच्चे को समस्या हो रही है, विशेषज्ञ को दिखाना और विशेषज्ञ की सलाह से ही दवा लेना कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा किरण जी आपने, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ पर ये ओवर द काउंटर ड्रग का सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। बच्चों को कुछ हुआ नहीं, थोड़ा बहुत क्रोसिन तक तो मान सकते हैं, बट वो एंटीबायोटिक तक इमीडिएटली स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल क्लियरली बताया जाता है कि भाई अधिकतर प्रॉब्लम्स वायरल हैं या एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं होता। बच्चे को हर चीज़ पर एंटीबायोटिक्स देना उनके स्वास्थ्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आप अपने तो बच्चे को घातक सिद्ध करा ही रहे, कम्युनिटी को भी एक तरीके से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया या रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म प्रदान कर रहे हैं। तो कोशिश करें
ओवर द काउंटर ड्रग्स एक लिमिट तक थोड़ा बहुत ठीक है। बच्चे को बुखार है, आप पैरासीटामोल दीजिए, आप घर में सिंपल उसको हल्का फुल्का डिकंजेस्टेंट कुछ चीज़ें दे सकते हैं, स्टीम दीजिए उसको दे सकते हैं, थोड़ा उसको सूदिंग के लिए घर में एक ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं, गर्म पानी पिला सकते हैं, बेसिक चीज़ें करें। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें दवाइयाँ अगर किसी विशेषज्ञ को साथ में रखकर उसके साथ दिखाकर चीज़ें देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें एंटीबायोटिक तभी दें जब आपके विशेषज्ञ आपसे बोलें, अन्यथा इर्रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स प्लीज़ अवॉइड करें। जी, एक और ईमेल हमारे पास आया है डॉक्टर नीरज सुभाष जी हैं, वो ये लिख रहे हैं कि टोटल हेल्थ कार्यक्रम काफ़ी शिक्षाप्रद होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलती है। इनकी समस्या ये है कि इनकी वाइफ की एज है 58 इयर्स, उनको सुबह उठते जैसे ही वो बाहर निकल रही हैं, गाज़ियाबाद में ये रहते हैं, वो कह रहे हैं कि उनको गले में खराश शुरू हो जाती है, आँखों से पानी आना शुरू होता है। क्या इसे मौसम का असर माने या फिर बढ़े हुए प्रदूषण का स्तर जो है उसकी वजह से समस्या हो रही है? ऐसे में क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, आपकी क्लिप में भी बार बार ये दिखाया जा रहा है कि जो प्रदूषण है जैसे जैसे बढ़ता है, उसका लेवल बढ़ता है, ऐसे ही उसी समय उनकी जो मैटर्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो उसके कार्बन पार्टिकल्स हैं, डीजल पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी गैसेस हैं, उनसे शरीर में चेंजेस आते हैं या इरिटेशन होती है। सबसे प्रमुख शुरू होता है जैसे कि इसमें आँख में जलन होना, नाक कान गले में जलन होना, गले में खराश होना, खांसी का उठना। जो व्यक्ति पहले से पीड़ित हैं, जिनको दमा या COPD की बीमारी है या किसी और वजह से या बड़ी उम्र के लोग हैं या जब बच्चे हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम उठती है। तो इसका सीधा सीधा संबंध प्रदूषण से है। आप जैसे आपको क्लिप में भी दिखा रहे हैं कि आप सूर्य निकलने के बाद ही चलें, क्योंकि इस वक्त मौसम ठंडा होने की वजह से सारा जो स्मॉग होता है वो सरफेस के पास होता है और ऐसी हवा आपके लिए स्वास्थ्यप्रदक नहीं होती है। तो इसको अवॉइड करें। जब आपको लगे कि ये धुआं कम लग रहा है या जब आपको जाना ज़रूरी है तभी घर से बाहर निकलें। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इसको अवॉइड ही करें। जी, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता की जो बात बता रहे थे बच्चों के विषय में, मैं कुछ इसमें एक दो बात और ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और इसके लिए हमारे को हवा बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी होनी चाहिए। इसका क्या नुकसान होता है, कुछ स्टडीज़ बताती हैं। 2013 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि 13% जो डिसेबिलिटी या बच्चों में तकलीफ़ होती है, एडोलेसेंट में तकलीफ़ होती है, उसका काम सीधे सीधे प्रदूषण की वजह से है। एक अभी रिसेंटली नॉर्थ कैरोलिना में स्टडी हुई है जो लगभग 17 साल की, उन्होंने स्टडीज़ में ये पाया है कि अगर AQI वर्सन होता है, PM पार्टिकल बढ़ते हैं, तो सीधे सीधे बच्चे की मेंटल एबिलिटीज़ पर प्रभाव पड़ता है। जी, इसलिए आवश्यक है हम जागरूक हों, बच्चों को कोशिश करें कि अवॉइड कर सकें ऐसे प्रदूषण का एक्सपोजर। और अगर खेलना ज़रूरी है, जैसा कि बताया गया कि घर में ही कुछ ऐसी एक्टिविटी इनको बताएं जिससे उनका मन और शरीर दोनों स्वस्थ रह पाएँ। जी। डॉक्टर अमित, बहुत छोटे बच्चों की बात करें क्योंकि बहुत क्लियरली बच्चे नहीं बता पाते हैं कि उनको कुछ समस्या हो रही है। कौन से लक्षण हो तो जो पेरेंट्स है या आसपास परिवार के जन हैं वो समझ जाएं कि ये खतरे का संकेत हो सकता है? रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस क्या बताना चाहेंगे? हाँ किरण जी, जब भी बच्चों को तेज बुखार हो, ठीक है ना, अमूमन 100 बुखार 101 बुखार तक समझ में आता है, बट लगता है अगर बच्चों को 102 बुखार हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको पसली चल रही है, बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, दस्त कर रहा है, बच्चा विचलित हो रहा है, खा नहीं रहा है, उसको बार बार लूज़ मोशंस हो रहे हैं, सारे इंडिकेशंस होते हैं कि आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार दिखा लेना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चे की आंखें लाल बहुत ज़्यादा हो जा रही हैं, बच्चा देखने में परेशानी बता रहा है, बच्चा सांस लेने में तकलीफ़ बता रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। जी डॉक्टर नीरज, जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स हैं, अगर ब्लड प्रेशर के लिए दवाएं ले रहे हैं, ब्लड थिनर्स पर हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं और एक बड़ा जो हिस्सा है वो पॉपुलेशन का ऐसा है जो वृद्ध अवस्था में भी हैं, क्या सावधानियां इस समय पर रखनी होंगी? तो क्योंकि जाहिर तौर पर उन पर प्रभाव ज़्यादा होता है और बहुत सारे इमरजेंसीज़ में देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक्स के केसेस और आज में बहुत ज़्यादा इमरजेंसीज़ में पहुंच रहे हैं। हाँ वैसे तो हमारी जनता काफ़ी जागरूक है, लेकिन फिर भी ये फैक्ट्स हैं जो WHO की स्टैटिस्टिक्स बताती हैं कि जो व्यक्ति वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, जो वृद्धावस्था के जो लोग हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जैसे आपने बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़
या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, ऐसे व्यक्ति स्पेशली वल्नरेबल होते हैं प्रदूषण के प्रभाव के लिए। और प्रदूषण का सीधा सीधा प्रभाव ये है कि इन व्यक्तियों को जो ऑलरेडी पीड़ित हैं या जिनको पहले किसी किस्म का रोग है, तो उनको इनका कहीं ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनको सडन हार्ट अटैक्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाते हैं, इनमें कैंसर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, निमोनिया की संभावना बढ़ जाती हैं, इस प्रकार से। तो ये आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा अवॉइड करें प्रदूषण के एक्सपोजर का, यानी कि सुबह जैसे मॉर्निंग वॉकर्स होते हैं तो वो मॉर्निंग वॉक ना करें। मास्क लगाएं, जो मास्क वेल फिटिंग मास्क होने चाहिए, स्पेशली जैसे N95 मास्क है वो लगाएं। घर में अगर रहते हैं तो कृपया धुआं मतलब खिड़कियां दरवाजे इस प्रकार से रहें कि ज़्यादा धुआं अंदर ना घुस सके, और अपने आप को प्रिकॉशन रखें। दवाइयाँ अपनी समय समय पर लेते रहें, और पहले ही सिग्नल पे अगर आपको लगता है कि तबीयत खराब हो रही है तो तुरंत डॉक्टर सलाह ज़रूर लें। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण के खतरे के लिए और क्या उपाय हो सकते हैं इसके बचाव के। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता और डॉक्टर अमित गुप्ता। और अब समय हो गया है टोटल हेल्थ में रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर नीरज आपसे कि क्या वायु प्रदूषण सिर्फ श्वसन तंत्र पर ही प्रभाव डालता है? नहीं, ये शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है और किसी भी अंग पे इसका असर हो सकता है। डॉक्टर अमित, बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं या जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, बीमार बच्चे होते हैं, सिर्फ वही वायु प्रदूषण के प्रभाव में आते हैं। नहीं किरण जी, सारे बच्चे प्रभाव में आते हैं। यस, वो ज़्यादा वर्नेबल होते हैं, उनके पर ज़्यादा तकलीफ होती है, बट सारे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर नीरज गुप्ता, बहुत से लोगों को सिर्फ गले में खराश या जो है खांसी होने जैसी मामूली समस्याएं होती हैं वायु प्रदूषण से, तो समस्या और चिंता की बात ही क्या है? सिर्फ छोटी सी खांसी का मतलब ये नहीं होता है कि अंदर कुछ सीरियस चीज़ नहीं बन रही होगी। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको समय तक खांसी रहती है लेकिन उसका इलाज नहीं कराते हैं और अंदर एक भयंकर या कैंसर या ऐसी कोई बीमारी निकल सकती है। तो इसको इग्नोर ना करें, ज़रूर एक बार अपना डॉक्टर के द्वारा संपर्क करके अपना विश्लेषण कराएं। डॉक्टर अमित गुप्ता, जैसे लोहा लोहे को काटता है, अगर बच्चे भी प्रदूषित हवा में ज़्यादा रहेंगे तो शायद वो इससे इम्यून हो जाएंगे। नहीं, गलत तरीका है, गलत सोचने का तरीका है। वायु प्रदूषण बिल्कुल क्लियरली बताया गया, हमारे शरीर को पूरा गंदा इफेक्ट करता है। अवॉइड करें जितना पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर नीरज, इसका इनमें से कौन सी समस्या का खतरा हो सकता है वायु प्रदूषण से? हृदयाघात, स्ट्रोक या दमा ट्रिगर होना? सभी, और इसके अलावा कैंसर भी हो सकते हैं और शरीर के किसी भी अंग पर इसका प्रभाव हो सकता है, तो इग्नोर ना करें। डॉक्टर अमित, क्या इससे बच्चों की ग्रोथ, शारीरिक विकास और उनकी परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो सकती है? बिल्कुल होती है। रिसेंट स्टडी बताता है बच्चों को अनीमिया भी हो सकता है। इनफैक्ट जैसे बॉस ने बताया, कैंसर जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर नीरज, क्या सर्दियों में ठंडे मौसम में बढ़े हुए प्रदूषण को सामान्य समझें? हाँ, प्रदूषण यूजुअली विंटर्स में ज़्यादा होता है क्योंकि ठंड की वजह से पार्टिकल जो होते हैं वो सरफेस की तरफ सेटल्ड होने लगते हैं, तो ये ज़रूरी है। लेकिन बढ़ने का कारण सिर्फ वही नहीं है, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जो हम चीज़ें जलाते हैं उससे भी धुआं बनता है। जी डॉक्टर अमित, अगर बच्चे को सांस लेने में समस्या हो रही है, खांसी हो रही है या रेस्पिरेटरी लक्षण हो रहे हैं, क्या ऐसे में नेबुलाइज करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है? बिल्कुल, ज़रूरत पड़ती है, हम ज़रूर देते हैं। ये एक तरीके से दवाई देने का एक जरिया है, सेफ जरिया है। आप कोई सिरप लेते हैं, वो पहले आपके शरीर में जाता है, इसके बाद फेफड़ों में जाता है। यहाँ आप नेबुलाइजर से सीधा बच्चे के लंग्स में दे रहे हैं, वो भी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में, तो सेफ है, लेकिन अपने डॉक्टरी सलाह पे लीजिए। डॉक्टर नीरज गुप्ता, गले की समस्या हो, खराश हो, खांसी हो या कुछ और, ऐसे में नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करना, गर्म पानी पीना क्या लाभप्रद है? देखिए, गले में जो वोकल कॉर्ड में सूजन होती है या फेरिंजाइटिस होती है, शायद उसमें कुछ रिलीफ दे सकता है, लेकिन खांसी इग्नोर ना करें। बहुत से लोग इसको इग्नोर करते हैं और एक भयंकर बीमारी जो हो रही है, पनप रही है, उसको पनपने का मौका मिल जाता है। तो कृपया करके इसको इग्नोर ना करें। अगर आपको खांसी है, गला ख़राब रहता है, तो आप इसका ज़रूर एक बार डॉक्टर के द्वारा सलाह लीजिए। डॉक्टर अमित गुप्ता, अगर बच्चे को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं तो क्या ऐसे में दही देना समस्या को बढ़ा सकता है? नहीं, कुछ नहीं होता। आप प्लीज़ खाइए, ये गुड प्रोबायोटिक होता है, आपके शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ लीजिए।
डॉक्टर नीरज, जो लोग कोई कपड़ा बांधकर मुंह पर बाहर पूरा दिन रहते हैं या एक सर्जिकल मास्क लगा लेते हैं, क्या वो निश्चिंत हो जाएं कि वो सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसनोमर है कि हम सोचते हैं कि एक रुमाल बांधने से शायद हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। कोविड के टाइम पे सभी व्यक्तियों को सलाह दी गई थी कि एटलीस्ट ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए या N95 मास्क होना चाहिए। और बहुत से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स कहते हैं, जो कि इन दोनों मास्क भी शायद नहीं बच पाते हैं। तो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि आपने कपड़ा बांध लिया, ठीक नहीं है। अगर आपने सर्जिकल मास्क भी लगाया है तो वो भी एक वेल फिटिंग मास्क जो कि नाक और मुंह दोनों को कवर करे, ऐसा ही लगाइए। किंतु फिर भी प्रदूषण आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो आँख, नाक और त्वचा पे तो फिर भी उसका संपर्क रहेगा और असर आएगा। जी डॉक्टर अमित, अगर बच्चे घर के अंदर ही रहेंगे, इंडोर्स रहेंगे, तो क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? नहीं, घर के इंडोर में भी पॉल्यूशन होता है। तो ये कहना है कि बिल्कुल इंडोर रहेंगे, पोल्यूशन से सेफ़ रहेंगे, हमारा स्कूल बंद हो गया, बच्चे पूरा सेफ़ रहेंगे, ऐसा नहीं है। यस, बट हाँ, थोड़ा बचाव तो ज़रूर होता है, ठीक है ना। कोशिश करें कि जब बहुत ज़्यादा बाहर एक ख़राब है तो घर में रखें, वरना बाहर उनका मूवमेंट तैयार रखें। दोपहर के समय तो एटलीस्ट ज़रूर भेजें उनको। डॉक्टर नीरज, क्या एयर प्योरीफायर्स सभी के लिए एक अच्छा विकल्प है? एयर प्योरीफायर के विषय में काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये कह देना कि हमें इसको प्रदूषण के सभी प्रभाव से बचा सकता है, ये बिल्कुल गलत होगा। ये सोच गलत होगी। हाँ, वल्नरेबल पॉपुलेशन जो बहुत जिनको रोगग्रस्त पहले से हैं या जिनको सांस की बीमारियां हैं, अगर वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं और उस एनवायरनमेंट में अगर आप एयर प्योरीफायर रखते हैं तो ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है। किंतु ये है कि अगर उनका कमरा खुलेगा, बाहर की हवा अंदर आएगी, खिड़की खुलेगी, तो वो सब बेकार हो जाता है जी। तो ये कह देना कि एयर प्योरीफायर हमको बचा सकता है, ये शायद संभव नहीं है। एक वाक्य में आपका संदेश डॉक्टर अमित, इम्यूनाइजेशन कितना महत्वपूर्ण इन बीमारियों से और सभी बीमारियों से बहुत बचाने? इंपॉर्टेंट। कभी अपना इम्यूनाइजेशन ना मिस करें प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर नीरज, एक वाक्य में आपका संदेश। अगर कोशिश करें अवॉइड करने की तो अवॉइड कीजिए, नहीं तो आप अगर मास्क लगा करके यूज़ करना चाहें, जाना चाहें बाहर, तो जाइए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, व्हीकल आप कम से कम अपना बाहर निकालें। और हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस प्रदूषण के लिए खुद भी जिम्मेवार हैं, तो हम इसे अपने आप रोकने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर अमित गुप्ता। और ये कहें कि बीमारियों की इस मुसीबत को हम सभी ने बुलाया है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण सभी ने फैलाया है, इसीलिए हम सभी की जिम्मेदारी है अपनी तरफ से कोशिश करें, सिर्फ एक व्यक्ति पर सारा जो इसका जिम्मा है वो डालकर भूल ना जाए। हम सभी को प्रदूषण को कम करने की कोशिश करनी है। और अगर वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है तो जाहिर तौर पर जो सभी प्रिकॉशंस और सावधानियां हमारे विशेषज्ञों ने आपको बताई हैं उसका पालन करना है। जागरूकता से ही समस्याओं को दूर किया जा सकता है। टोटल हेल्थ के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी और जागरूकता का ये सिलसिला जारी रखेंगे। लौटेंगे एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।